मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अपना हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चौथा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपने पिछले रिलीज हुई 3 वीडियो में आपने देखा होगा। वीडियो नंबर 1, 2, 3 वीडियो पिछले इसी पार्ट में रिलीज हो चुके हैं। उसमें आपने देखा होगा मृदा आयन यूनि में क्या होता है, किस प्रकार की क्या घटना है, धनायन यूनि में क्या होता है, ऋणायन यूनि में क्या होता है। तो इन पर आधारित आपने काफ़ी मैटर को कैचअप करने का प्रयास किया होगा। अभी तक काफ़ी बच्चे गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उससे पहले आप गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ाई करते रहें। आज अपन देख रहे हैं चौथे पाठ का अगला टॉपिक है अपने मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्तता क्या होती है, उस पर आधारित परिघटना को देखेंगे। और इस टॉपिक के आधार पर आप क्या डिस्कस निकालोगे उसको आप समझोगे कि मृदा की प्रतिशतता, सारी प्रतिशतता किसे कहते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, क्या इसका उपयोग है। और फिर बाद में आपके लास्ट इस पार्ट के मैटर में आपका आएगा आयन विनिमय पर आधारित एप्लीकेशन। आयन विनिमय का क्या महत्व है, आयन विनिमय आपने पढ़ा, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, उसको ओपन पढ़ने जाएंगे। और लास्ट में थोड़े बहुत आपके इस पार्ट का मैं दोहरा कार्य भी करवा दूंगा कि पूरे पार्ट का सार के रूप में आपके सामने क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उसको मैं शॉर्ट में बता दूंगा। आपको पता है ये पार्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने मार्क्स का है, आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि देखते प्रत्येक पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। उसके आधार पे इस पार्ट के नंबर आपके बताए जा रहे हैं। वो है 3 नंबर का ये पार्ट है। कितने नंबर का? 3 नंबर का पार्ट आप देखोगे तो 3 नंबर का पोस्ट पिछले आपने 4 पार्ट हो जाएंगे, तो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो आपके मार्किंग कितने पार्ट्स, कितने नंबर की मार्किंग हो जाती है, देखते हैं अपन। देखिए 14 नंबर का पोर्शन अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके 14 नंबर का मैटर क्या हो जाता है, आपके क्लोज हो जाता है। और इसी पर आधारित, इसी बेस पर आधारित आपके मृदा की जलीय संतृप्तता आपको ज्ञात करना भी आपके प्रैक्टिकल पर आधारित भी मैटर दे रखा है कि कोई भी मृदा लेते हैं उसकी जल संतृप्तता कितनी है, तो उसको ज्ञात करने के लिए इसी बेस पर आधारित आपके प्रैक्टिकल नॉलेज ग्रुप में प्रैक्टिकल का मैटर भी एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी आपको मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ अपन बात करते हैं मृदा की प्रतिशत बेस को मतलब अपन बोलते हैं बेस मतलब सार, क्या बोलते हैं सार की संतृप्तता, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, ये 3 वर्ड आपने 11th क्लास में मैंने आपको बताया भी थे। संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है, उसको अपन आपको बताते हैं। जनरली अपन देखते हैं ऐसे विलयन जो कमरे के तापमान पर आसानी से इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, घुल जाते हैं, आसानी से क्या हो जाता है, विलय और विलय आपस में क्या हो जाता है, इंटरमिक्स होके एक विलयन बना जाता है बिना किसी बाह्य ऊर्जा, तो वो कहलाता है आपके संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है? संतृप्त। अब असंतृप्त ऐसा विलयन जिसको सामान्य टेम्परेचर पे या अतिरिक्त टेम्परेचर पे या कोई भी कंडीशन पे उन दोनों विलय और विलय को अपन इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकते हैं, वो कहलाएगा असंतृप्त। आप उसमें घुलेंगे भी नहीं, संतृप्त होने वाले है भी नहीं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, असंतृप्त। तो असंतृप्त के रूप में जैसे आपको उदाहरण दिया जाए कि आपने तेल और पानी को आप घोलने का प्रयास करोगे, शायद कैसी भी कंडीशन दे दो, कितना भी प्रयास कर लो, तेल और पानी किसी भी कंडीशन में इंटरमिक्सिंग नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे के असंतृप्त विलयन है। क्या है? असंतृप्त विलयन। पानी और तेल को आप मिक्स करोगे, गर्म करोगे, साथ में कुछ भी करोगे, फिर भी उसके बाद में आप रखोगे तो उसकी दोनों की अलग अलग लेयर बननी है। उनका ये क्या है, नेचर, दोनों इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ध्रुवीय और अध्रुवीय विलय आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होते, समान कैटेगरी वाले विलय क्या होते हैं, आपस में बोलते हैं। इसके बारे में आपने 11th क्लास में आपने डिस्कस किया। और उसके बाद में तीसरा वर्ड आता है अति संतृप्त। अति संतृप्त का मतलब ऐसा विलयन जिसको सामान्य टेम्परेचर पर घुलता ही, घुलने की जितनी टेंडेंसी पानी में, से आपने 1 लीटर पानी ले रखा है, उसमें 100 ग्राम शक्कर घुलने की टेंडेंसी, तो आराम से शक्कर घुल जाएगी, 100 ग्राम घुलने में कोई दिक्कत नहीं। परंतु अब आपको 1 लीटर पानी में 2 किलो शक्कर घोलने का प्रयास करोगे, 1 लीटर पानी में 2 किलो शक्कर घोलनी है, 1 किलो शक्कर घोलनी, तो क्या आसानी से घुलेगी? नॉट पॉसिबल। तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है,
अपन विशेष कंडीशन जनरेट करते हैं। मान लो 1 किलो पानी में 1 किलो शक्कर को डिजोल्वेबल करना है, तो फिर पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करके फिर बाद में उसको शक्कर को क्या करते हैं, घोल लेते हैं, सास्ती बनाते हैं मिठाई बनाने के लिए। तो उसका प्रोसेस वो क्या है, अति संतृप्त विलयन पर आधारित मैटर होता है। तो ये तीनों वर्ड आपके लगभग रिवाइज करवाए, दिमाग में रहेंगे। क्या विलयन के अंतर्गत विलयन किसे कहते हैं, विलय प्लस विलायक मिलकर विलय बनाते हैं। फिर विलयन की कैटेगरी, विलय और विलायक के घुलने की टेंडेंसी पर आधारित अपन देखते हैं विलयन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त ऐसा विलयन होता है जो सामान्य टेम्परेचर पर विलय और विलायक पूर्ण रूप से आंशिक मिक्सिंग क्या हो जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और असंतृप्त किसी भी कंडीशन पे कोई भी कंडीशन आप जनरेट कर लो, फिर भी विलय और विलायक पूर्ण रूप से मिक्सिंग नहीं होंगे, इंटरमिक्स नहीं होते पूर्ण रूप से, तो वो क्या कहलाता है, असंतृप्त। और अति संतृप्त में विशेष कंडीशन रहने पर विलय विलायक में अत्यधिक मात्रा में डिसोल्यूबल किया जा सकता है, जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताइए सास्ती। दिमाग बात रहेगी। अब अपन बात करते हैं मध्याभ्यास संतृप्तता क्या होती है, उस पर आधारित अपने टॉपिक देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो बैस का मतलब सार्यता, मध्याभ्यास सार्यता कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका। अपन जानते हैं धनायन विनिमय डिसोसिएशन प्रोसेस में देखा, ऋणायन विनिमय का आप सिर्फ परिभाषा 2-3 वर्ड दे रखे, कोई विशेष मैटर नहीं है, परंतु धनायन पर आधारित आपको पूरा टॉपिक चौथा पार्ट है धनायन विनिमय पर आधारित है, और उसी की आपकी पूरी डिटेल आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कभी बार आपको ऋणायन की पूछ रहे बात अलग है, या कभी बार पूछते कि मध्य में कंपटीशन में मान लो कि मध्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऋणायन कौन सा है, तो मैंने आपको नेक्स्ट में बताया था सर्वाधिक मात्रा कौन सा आयन पाया जाता है मध्य में, तो आप जानते हो कौन सा, सल्फेट आयन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मध्य में ऋणायन। तो इस प्रकार का मतलब कंपटीशन एग्जाम में आपको इस पर आधारित कोई सवाल दे बात अलग है, बाकी फिर भी मतलब आपको जो मैटर किताब में रखा उसके साथ साथ को उनको कॉन्टेक्स्ट तो करना ही पढ़ना ही। फिर अब देखते हैं अपने सेक्टर पे आते हैं और इस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, अधिशोषित धनायन के 2 समूह होते हैं। धनायन के कितने समूह होते हैं, 2, एक तो क्षारीय होता है और एक होता है अम्लीय। मध्य में आप देखते हैं धनायन में कंडीशन में 2 प्रकार के समूह उपस्थित होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। धनायन होता है वो ज्यादातर अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रमुख प्रदर्शित करने के गुणधर्म दर्शाते हैं, जबकि ऋणायन होता है वो ज्यादातर क्या दर्शाएंगे, आपके अम्लीय प्रवृत्ति को शो करते हैं। देखिए अधिशोषित धनायन के 2 समूह होते हैं, मध्य अम्लीयता व क्षारीयता पर, मध्य अम्लीयता व क्षारीयता पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं या विपरीत प्रभाव पड़ता है। कि देखते हैं धनायन अधिशोषित होता है, अब मान लो पहले से मध्य अम्लीय, तो उस पर क्षारीय आयनों की अधिशोषण हुई तो उसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा, और पहले से मतलब क्षारीय अम्लीय को एब्जॉर्ब किया अम्लीय आयनों को, तो वो विपरीत मध्य हो जाती है। उसका दोनों का एक दूसरे क्या होता है, विपरीत प्रभाव विपरीत होता है। आप जानते हो अम्ल और क्षार दोनों क्या करते हैं, जो भी गुणधर्म दर्शाते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्सिबल, एक दूसरे क्या होते हैं, ऑपोजिट, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, विपरीत होती है। उनके सामान्य गुणधर्म बताओ तो आप सब जानते हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म कौन कौन से, तो उस पर आधारित आपको मैटर बताइए। अब अपन देखते हैं तो मध्य में धनायन अधिशोषित के 2 समूह को अम्लीय एवं क्षारीयता पर एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, और 2 प्रकार के समूह के अंतर्गत इसको डिवाइडेड कर रखा है। अब देखते हैं अम्लीय मृदा में H+ आयन व एल्यूमिन आयन की प्रधानता पाई जाती है। विशेष करके आपको अम्लीय मृदा की बात करें, अम्लीय मृदा में कौन से आयन पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, दिमाग बात रहेगी। अम्लीय मृदा में H+ आयन तथा Al+3 आयन की प्रधानता होती है। किनकी प्रधानता होती है, H+ आयन व एल्यूमिन आयन की विशेष प्रधानता होती है अम्लीय मृदा में। अब तथा ये दोनों आयन मध्य विलयन में H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, अम्लीयता को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। H+ आयन से अम्लीयता क्या रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, तो अम्ल क्षार वाला पीछे टॉपिक आपके आएगा पीएच पर आधारित अगला पार्ट 500 का, तो उसको मैं विस्तार रूप से वहां पे व्यवस्थित समझा भी देंगे और बता भी देंगे किस प्रकार से H+ आयन को निकालते हैं, क्या होता है, तो उसका सारा मैटर आपको मैं
प्रोवाइड करूंगा और समझाऊंगा। देखिए आगे देखते हैं, मध्य विलयन में H प्लस प्रत्यक्ष रूप से H प्लस आयन या अम्लीयता की सांद्रता को बढ़ाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम आयन होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से विलयन में H प्लस आयन या अम्लीयता की सांद्रता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। डायरेक्ट मध्य में H प्लस हाइड्रोजन आयन है तो डायरेक्ट मध्य में क्या बताएंगे, अम्लीयता को बढ़ा देंगे, परंतु एल्यूमिनियम आयन डायरेक्ट नहीं बताते हैं, वो जल के साथ घुलने के बाद रिएक्शन करने के बाद में इनडायरेक्ट रूप से आपके मध्य में H प्लस आयन की सांद्रता को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको दे रखा है, एल्यूमिनियम आयन था वो जल के साथ रिएक्शन की और क्या बनाया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दो साथ में बदला जाता है, एक H प्लस आयन निकला। ऐसे 3 बार ये रिएक्शन होती है, पहले एल्यूमिनियम आयन एक जल के साथ गिरेगी और आपको पता है, आप जानते भी होंगे कि एल्यूमिनियम पर क्या लग रखा है, +3, कितना लग रखा है, +3, और जल के अणु को तोड़ोगे आप तो जल का अणु किसमें जुड़ता है, H प्लस और OH माइनस। जब OH एक इसके साथ में जुड़ता है, कितना, एक OH एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा तो क्या लिखोगे आप, एक OH लिख दिया आपने, और कितने प्लस है इसमें, +2, अभी तक इसकी सेल्यूलर सेटिस्फाइड नहीं, एक सेल्यूलर को एक +3 थे वहां पे +2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बार-बार ये मतलब जल के अणु टूट के इसके साथ जुड़ते हैं तो लास्ट में क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मध्य में 3 मोल H प्लस आयन की सांद्रता क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब अम्लीयता की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अर्थात इसी विग्रह को अलग-अलग स्टेप में लिख रहे हैं और इसको सामान्य रूप से कंबाइंड रूप से लिखो तो वो भी गलत नहीं, डायरेक्ट भी आप एक स्टेप में भी विग्रह को प्रदर्शित कर सकते हो। एल्यूमिनियम आयन 3 मोल जल प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3H प्लस आयन क्या होता है, रिड्यूस। तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करके भी अपना मैटर को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने मैटर को आगे बढ़ाने देखिए। अभी तक अपना मेन टॉपिक की हेडिंग लिख रखी है, उस पर अपन ने अभी तक ये एक्स्ट्रा मैटर था उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, पहले इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी आगे देखते देखिए, अपन देख रहे थे मध्य की बेस संतृप्तता का परसेंटेज क्या होता है, उस पर आधारित पूरी घटना देख रहे हैं। तो अपन जनरली देखते हैं कि अधिकांश धनायन विलयन में जिन्हें भस्मीय मूलक के नाम से भी जाना जाता है, मैक्सिमम देखते हैं अम्लीय मूलक के रूप में आपने देखा था H प्लस आयन और एल्यूमिनियम आयन। इसके अतिरिक्त मैक्सिमम जैसे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सारी मूलक का काम करते हैं। मैक्सिमम H प्लस आयन और एल्यूमिनियम आयन को छोड़कर मैक्सिमम जितने भी मध्य में धनायन के रूप में पाए जाते हैं वो सारे तत्व गुणधर्म को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्केडियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, वो सारे क्या है, सारी मूलक का काम करेंगे। क्या करेंगे, सारी मूलक का काम करते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं आपके मध्य बेस संतृप्तता की परिभाषा क्या है। एक मान लो संतृप्त मध्य का पेस्ट बनाया, क्या बनाया, संतृप्त मध्य का घोल बनाया। घोल में आपको देखना है कि इसमें कुल कैटायन कितने हैं, कुल धनायन कितने हैं, और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि सारी मूलक की संख्या कितनी है, उसमें सारी मूलक की संख्या कितनी। तो आप जानते हो प्रतिशत, जैसे उदाहरण समझाते हैं कि आपने मान लो 12th क्लास में 500 में से 100 नंबर मान लीजिए आपने इंग्लिश में वाला ऑब्टेन कर लिए या हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट में 1 में 100 में 100 ले। अब उसकी आपको प्रतिशतता पूछते हैं कि आपकी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री में 100 नंबर लिया है तो उसमें आपको प्रतिशतता पूछेंगे केमिस्ट्री की टोटल परसेंटेज में कितनी भूमिका रहती है। तो क्या निकालोगे, जितने नंबर ऑब्टेन किए वो बटा कुल कितने नंबर में से थे और इनटू 100। तो वैसे सेम देखते हैं मध्य बेस संतृप्तता का आपने पेस्ट सॉल्यूशन लिया, फिर उसमें कुल धनायन निकाल दिया और उसमें से देखते हो सारी मूलक कितने और इनटू कर दो 100। उसके आधार पर आपको आइडेंटिफाई कर लोगे कितने इसमें मोल उपस्थित है। तो देखिए अपन देखते हैं किसी मध्य कोलेनी विलयन में उपस्थित कुल धनायन में सारी आयनों की प्रतिशतता को मध्य बेस प्रतिशतता के नाम से जाना जाता है। उसमें सारी का कितने परसेंटेज मात्रा है वो इसकी क्या कहलाएगी, मध्य सारी प्रतिशतता का
सूत्र हो जाएगा। अब देखते हैं मध्य बेस प्रतिशतता का सूत्र आपको पूछे तो मध्य बेस प्रतिशतता का सूत्र हो जाएगा बराबर कुल विनिमयशील भस्म मतलब सारी आयन बटा कुल धनायन की संख्या इनटू हो जाएगा 100 या शॉर्ट में आप लिखें वॉल्यूम कितनी है इसकी बेस संतृप्त मतलब सॉल्यूशन है मिलियन वॉल्यूम बराबर 60 मतलब सारी मूलक और टोटल आयन इनटू 100। तो इस प्रकार से आप इसका क्या फार्मूले के बेस पे भी आप सोच सकते हैं। तो ये बिंदु आपके लिए मस्त है, ध्यान रखिए। कई बार एक नंबर में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इसकी बेस संतृप्तता निकालने का फार्मूला क्या है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अपन आगे देखते हैं। देखिए अब अपन देख रहे थे बेस संतृप्तता आपने निकाली मतलब मध्य की कोलाइडिंग लिंक में कितने सारे मूलक के धनायन उपस्थित है उसको आपने फाइंड आउट करना देखा, फॉर्मूला भी बताया और ज्ञात करना भी आप जब सीखे होंगे। कुल मतलब धनायन में उपस्थित सारी मूलकों की संख्या बटा कुल धनायन इनटू 100 उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, बेस संतृप्तता निकालते हैं। अब बेस संतृप्तता मान दे रखिए, कुल धनायन क्षमता दे रखिए, तो आप उसके आधार पे क्या अम्लता पता की फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, कैसे मतलब कुल धनायन विनिमय क्षमता मध्य की मतलब कुल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है वो आपको ज्ञात है, तथा मध्य में कुल विनिमय वास्तविक मूलक कितने हैं, धनायन मूलक सारी कितने हैं, उनकी संख्या, उन दोनों संख्या का अंतर आप t में से s को घटाते हो तो आपको क्या देखने को मिलती है, असंतृप्तता की सीमा मिलती या उनके मध्य में H प्लस आयन या अम्लता की मात्रा को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसमें से इसको घटा दे तब आपको देखने को मिलेगा कितने परसेंटेज क्या मध्य में अम्लीय आयन उपस्थित है। दिमाग बात रहेगी। अब अपन देखते हैं एग्जांपल के बेस पे कि किसी मध्य की बेस संतृप्तता 80% है तो आपको पूछा जाएगा इसकी मध्य की प्रकृति कैसे होगी। तो बेस संतृप्तता 80% मतलब डायरेक्ट आप कह सकते हैं मतलब किस प्रकृति की, सारी प्रकृति, और अम्लीय की मात्रा इसमें कितनी हो जाएगी 80%, तो सारी और 20% पीछे अम्लीय हो जाएगी। तो क्या पता जा रहा है किसी मध्य की बेस प्रतिशत बेस संतृप्तता 80% है तो मध्य की अम्लता की मात्रा 20% है, 20% होगी, 20% होगी, ये अपन मानते हैं। तथा मध्य की प्रकृति क्या होगी, सारी, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है एस की कंपेयर टू दिस, जिससे मध्य के पीएस के मान में क्या होगी, बढ़ोतरी। आपको पता है सारी मध्य की पीएस क्या होती है, बढ़ती है। पीएस स्केल के अकॉर्डिंग आप देखोगे 500 पार्ट पीएस को पूरा मैटर आपके इधर गए तो आप देखते हो पीएस के रिजल्ट में आप बता रहा हूं, बाकी 500 पार्ट में हम देखेंगे विस्तार से। ये 7 के जुदा-जुदा कंपाउंड क्या होता है, जिसकी पीएच 7 होती है कंपाउंड क्या होता है 10 है, और 7 से कम इधर वाली वो 7 से क्या होते हैं अम्लीय, और 7 से ऊपर वो क्या होता है सारी। इसको अपन विस्तार से समझेंगे 500 पार्ट में। अब देखते हैं अपन उष्ण प्रदेश की मध्य की कोलाइड संकीर्ण पर वाष्पित धनायन अधिक वर्षा के कारण नीचे की ओर चले जाते हैं तथा अधिक नीचे जाने के कारण मध्य पर ऊपरी सतह पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे मध्य की प्रकृति क्या हो जाती है अम्लीय। दिमाग बात रहेगी। उष्ण प्रदेश की मध्य में आप देखते हो क्षारीयता की मात्रा कम होती है, क्यों? क्योंकि कारण वहां पे बारिश अधिक होती है, अधिक वर्षा होने के कारण भस्मी मूलक या क्षारीय मूलक जल में घुलकर भूमि की निचली सतह पर चले जाते हैं और भूमि की ऊपरी सतह पर एल्यूमिना या H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और मृदा की प्रकृति क्या होती है अम्लीय का पीएच वहां का क्या होता है कम होता है। जबकि शुष्क प्रदेश मरुस्थल राजस्थान की बात करें वहां की मिट्टी आप देखोगे तो वहां की कैसे होगी सारी मिट्टी कड़वी मिट्टी, क्यों कि शुष्क प्रदेश की मृदा की कोलाइड संकीर्ण पर वाष्पित धनायन कम वर्षा के कारण ऊपरी सतह पर व्यवस्थित रहते हैं, मृदा की ऊपरी परत पे ही रहते हैं, क्योंकि वहां पर बरसात नहीं होती। बरसात नहीं मतलब वो धनायन जाने की टेंडेंसी रहती नहीं, ऊपरी सतह पर वैसे पड़े रहते हैं, स्थिर होते हैं और मृदा की प्रकृति सारी होती है और पीएच का मान वहां का बढ़ता है
तथा विशेष करके कैल्शियम आयन की मात्रा वहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं मृदा संतृप्तता के आधार पर अपन बता सकते हैं कि कोई भी मृदा किस प्रकृति की है, क्या इसके गुणधर्म है, और इनको अपन देखें तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, उसके आधार पर अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि मृदा की प्रकृति ज्ञात करने में बैस प्रतिशतता की विशेष भूमिका रहती है। इस प्रकार से आपने बैस संतृप्तता के टॉपिक को आपने डिस्कस किया। अगला बिंदु अपना आएगा आयन विनिमय। आपने पढ़ा उसका क्या क्या उपयोग है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, उस पर आधारित अपन टॉपिक देखने जा रहे हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब अगले बिंदु पर अपन डिस्कस कर रहे थे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा लगभग, हो गया सभी के? यस। देखिए अपन देखते हैं आयन विनिमय का अपन ने पूरा पाठ पढ़ा और उसका क्या उपयोग रहा है, क्या महत्व रहा है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पौधों को पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि की प्राप्ति और अप्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को अपन आयन विनिमय प्रोसेस के आधार पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मृदा में है या नहीं। तो शायद घटना आयन विनिमय पर आधार उपस्थित होती है और उसके आधार पर अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्ति हो पाती है या नहीं। दूसरा, ये कोलाइडी मृदा पर उपयुक्त प्रकार के धनायन प्रदान करके मृदा की भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। मृदा में जैसे मृदा कोलाइड में आप देखते हो उपयुक्त प्रकार के भिन्न प्रकार के धनायन को देकर मृदा की भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में परिवर्तित करके उसमें सुधार किया जा सकता है कि मतलब मृदा की प्रकृति, संगुणता, बंध्यता आदि के गुणों को देखते हैं तो उसके आधार पर आप उसमें विभिन्न प्रकार के धनायन को मिश्रित करके भी उसकी प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है मृदा निर्माण के प्रक्रम जैसे मृतिका खनिजों का विकास तथा क्षेत्रीय एवं अंतःक्षेत्रीय मृदा के निर्माण को नियंत्रित भी करने में इसकी मुख्य भूमिका रहती है। क्या? ये मृदा निर्माण के प्रक्रम जैसे मृतिका खनिजों का विकास, क्षेत्रीय एवं अंतःक्षेत्रीय मृदा के विकास को नियंत्रित करने में इसकी मुख्य भूमिका रहती है। चौथा पॉइंट देख रहे हो, मृदा की पीएच को सुधारीकरण में आयन विनिमय की मुख्य भूमिका रही है कि पीएच पर आधारित जितनी भी प्रकार की मृदा की प्रॉपर्टी होती है उसको नियंत्रित करने में इसका मुख्य उपयोग रहता है। ये उर्वरकों के प्रभाव एवं उनके प्रयोग को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित करता है कि कहाँ पे कौन से उर्वरक किस प्रकार से डाला जाए, कितनी मात्रा में डाला जाए, क्या उसके उपयोग है, क्या नहीं है, और क्या उसके लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है। उन सभी प्रॉपर्टी को अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये था आपके आयन विनिमय का पाठ। इसको अपन व्यवस्थित रूप से 4 वीडियो लेक्चर में पूरा किया। अब एक बार इसके दिन बिंदु दे रखे हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस पार्ट के बेस से आप नोट्स बना देना, मैं आपको PDF सेंड कर लूँगा। जो भी डाउट या प्रॉब्लम है तो वापस आप पूछ सकते हो, बता सकते हैं कि कोई मैटर कन्फ्यूज हो तो उसमें अपन डिस्कस वापस करके सुधार कर लेंगे। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। आयन विनिमय का मेन पॉइंट है कि आपको पूछते हैं आयन है क्या, तो किसी परमाणु या तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने पर उत्पन्न होने वाला आवेश ही क्या कहलाएगा? आयन। जिस तत्व पर विद्युत आवेश होता है वही क्या कहलाता है? आपके आयन कहलाता है। दिमाग बात रहेगी। सेकेंड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन तथा मैग्नीशियम धनावेशित धनायन कहलाते हैं। धनायन कौन कौन से मृदा में पाए जाते हैं? तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या पाए जाते हैं? मृदा में धनायन पाए जाते हैं। धनायन विनिमय का पार्ट है। ऋणायन की बात करें तो नाइट्रेट, फास्फेट, क्लोराइड, सल्फेट जैसे आयन मृदा पर ऋण आवेश पाया जाता है और ये मृदा में ऋणायन का काम करते हैं। धनायन विनिमय पूर्ण रूप से एक पृष्ठ क्रिया है। धनायन विनिमय क्या है? पृष्ठ क्रिया भूमिका के रूप में कार्य करती है। किसी मृदा द्वारा कुल धनायन अधिशोषित करने की क्षमता ही मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। धनायन विनिमय क्षमता किसे कहते हैं? CSA की पूर्व नाम बताओ। तो मैंने आपको बताया था CSA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कैटायन एक्शन कैपेसिटी या धनायन विनिमय क्षमता।
किसी मद्दा में धनायन अधिशोषित करने की क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाएगी। धनायन विनिमय क्षमता मद्दा में उपस्थित मृत्तिका एवं कार्बन पदार्थों की मात्रा पर भी निर्भर करती है। धनायन विनिमय की क्षमता की इकाई है ऐसे मात्रक के रूप में आपको बताया जाता है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के रूप में इसको निरूपित किया जाता है, दिमाग बात रहे। कले खनिज की धनायन विनिमय क्षमता 3 से 350 सेंटीमोल केजी के मध्य होती है, जबकि कार्बनिक पदार्थों की धनायन विनिमय क्षमता 200 से 400 के मध्य होती है। कुल धनायन विनिमय क्षमता का जितना मुख्य धनायन द्वारा गृहीत होता है उसे बैच संतृप्तता द्वारा भी दर्शाते हैं। बैच संतृप्तता किसे कहते हैं कि धनायन के कुल धनायन में से कुछ भाग क्या होता है, सारीय और कुछ अम्लीय होता है, तो सारीयता को प्रदर्शित करना है क्या कहलाएगा, मद्दा बैच संतृप्तता के रूप में अपने अभी 2 मिनट पहले टॉपिक को पढ़ा, संतृप्तता कहलाएगी, बैच संतृप्तता। धनायन विनिमय क्षमता से मृदा धनायन के बंधन विनिमय की क्षमता का बोध हो जाता है। धनायन विनिमय क्षमता से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं मतलब इसमें कितनी मृदा पाई जाएगी, इसका बंधन क्षमता क्या रहेगी, तो ये सारी प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जो आपके सामने महत्व दे रखे थे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बाद में इस पार्ट को जो मैं PDF सेंड कर रहा हूँ उसकी आप व्यवस्थित PDF डाउनलोड करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में जो प्रॉब्लम है डाउट पूछते रहना। फिर आप देखोगे जहाँ पे भी आपको पीछे मटेरियल आपके दे रखा है उसमें आपके नोट्स के साथ साथ में आपके क्वेश्चन मार्क भी मिलेंगे, तो आप होमवर्क में करते रहना, जो कंफ्यूज हो तो उसको डायरेक्ट पूछते रहना। और अभी तक मान लो किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।